आज हम दिमाग के एक बहुत ही कमाल के पहलू पर बात करेंगे। उसकी सीखने और खुद को बदलने की जो ताकत है उस पर। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई एक उम्र के बाद हमारा दिमाग जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप जो भी करते हैं, जो भी सीखते हैं, उससे आपके दिमाग की वायरिंग असल में बदल जाती है। आज हमारे पास ब्रेन रिसर्चर डॉक्टर लैरा बॉयड की एक टेडेक्स टॉक का निचोड़ है और हम इसी फैसिनेटिंग आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिमाग के बारे में हमारी ज़्यादातर जो पुरानी धारणाएं थीं, वो अब गलत साबित हो रही हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे पहले माना जाता था कि बचपन में ही दिमाग का विकास पूरा हो जाता है और उसके बाद वो सिर्फ कमज़ोर होता है। लेकिन एमआरआई जैसी टेक्नोलॉजी ने हमें दिमाग के अंदर झांकने का मौका दिया है। हाँ। और पता चला है कि ये सच नहीं है। दिमाग एक पत्थर की तरह सख्त नहीं है, बल्कि मिट्टी की तरह नरम है, जिसे लगातार नया आकार दिया जा सकता है। वाह। तो चलिए इसी मिट्टी को थोड़ा और कुरेदते हैं। जब हम कहते हैं कि दिमाग को आकार दिया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है? इसी प्रक्रिया को न्यूरोसाइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं ना? जी बिल्कुल, न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा हर अनुभव, हर काम, हर सोच हमारे दिमाग की बनावट को बदल रही है। हर एक काम मतलब इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं? हाँ, हर एक काम। इस वक्त भी आपके और सुनने वालों के दिमाग में बदलाव हो रहे हैं। डॉक्टर बॉयड बताती हैं कि ये बदलाव मुख्य रूप से 3 स्तरों पर होते हैं और ये तीनों मिलकर ही सीखने की प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं। ओके, 3 स्तर। तो ये कौन-कौन से हैं और क्या ये एक साथ काम करते हैं? हाँ, तो पहला स्तर है रासायनिक यानी केमिकल बदलाव। केमिकल। जी, हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से बात करने के लिए केमिकल सिग्नल भेजते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग इन सिग्नल्स की मात्रा और ताकत को तेजी से बढ़ा देता है। ये एक शॉर्ट टर्म बूस्ट जैसा है। शॉर्ट टर्म बूस्ट मतलब जैसे कॉफी का एक शॉट, जो तुरंत असर तो दिखाता है पर ज्यादा देर टिकता नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल वैसा ही है। ये बदलाव बहुत तेजी से होते हैं और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा। इसी वजह से जब आप किसी चीज का एक दिन अभ्यास करते हैं तो लगता है कि हाँ, अब मुझे ये आ गया। हाँ हाँ, होता ही है। तो लेकिन अगले दिन सब कुछ धुंधला सा लगता है। वो सिर्फ एक केमिकल तेजी थी, असली सीख नहीं। ये तो बिल्कुल होता है। मैं गिटार सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ कॉर्ड्स एक दिन लगते हैं कि जम गए, अगले दिन हाथ फिर से अकड़ जाते हैं। तो फिर वो कौन सा पॉइंट है जब दिमाग ये तय करता है कि नहीं, ये जानकारी या ये स्किल रखने लायक है और उसे इस केमिकल सिग्नल से आगे बढ़ाता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा स्तर काम आता है, जो है संरचनात्मक, मतलब स्ट्रक्चरल बदलाव। स्ट्रक्चरल मतलब फिजिकल चेंज। एग्जैक्टली। जब आप किसी स्किल का बार बार अभ्यास करते हैं तो दिमाग समझ जाता है कि ये जानकारी जरूरी है। तब वो सिर्फ केमिकल सिग्नल नहीं बढ़ाता, बल्कि न्यूरॉन्स के बीच के जो कनेक्शंस हैं उनको मजबूत करता है या नए कनेक्शंस बनाता है। यहाँ दिमाग की भौतिक बनावट बदल रही है। इसमें समय लगता है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अच्छा, तो पहले वाला एस्प्रेसो शॉट था और ये असल में जिम जाकर मसल्स बनाना है। बिल्कुल सही पकड़ा। मसल्स बनाने में हफ्तों और महीनों की लगातार मेहनत लगती है। और ये संरचनात्मक बदलाव तो सच में दिमाग का नक्शा बदल देते होंगे। मैंने पढ़ा था लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के बारे में। हाँ हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है, हम्म। जिन्हें लाइसेंस के लिए पूरे शहर की हजारों गलियों का नक्शा याद करना पड़ता है। उनके दिमाग के उस हिस्से में जो याददाश्त से जुड़ा है, वो हिस्सा बाकी लोगों से बड़ा पाया गया था। बिल्कुल सही। और जो लोग ब्रेल लिपि पढ़ते हैं, उनकी उंगलियों से जुड़ी संवेदनाओं को प्रोसेस करने वाला दिमाग का हिस्सा बड़ा हो जाता है। दिमाग जिस हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल करता है, उसे मजबूत बना लेता है। और यही हमें तीसरे स्तर पर लाता है, जो है कार्यात्मक यानी फंक्शनल बदलाव। फंक्शनल? जी, फंक्शनल। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उस काम को करने के लिए ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। वो उस काम के लिए एक तरह का शॉर्टकट बना लेता है, जिससे दिमाग के पूरे नेटवर्क की एक्टिविटी बदल जाती है। ओके, तो एस्प्रेसो शॉट, फिर मसल्स बनाना और फिर उस ताकत को इस्तेमाल करने की सही तकनीक सीखना। परफेक्ट। ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर हमारा दिमाग इतना लचीला है, इतना प्लास्टिक है, तो फिर कोई भी चीज़ सीखना इतना मुश्किल क्यों होता है? और इससे भी बड़ा सवाल,
दिमाग की चोट या स्ट्रोक जैसी घटनाओं के बाद रिकवरी इतनी मुश्किल क्यों होती है? अगर दिमाग खुद को बदल सकता है तो वो खुद को पूरी तरह ठीक क्यों नहीं कर पाता? ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है और डॉक्टर बॉयड का काम इसी गुत्थी को सुलझाने पर केंद्रित है, खासकर स्ट्रोक से उभरने वाले मरीजों पर। आंकड़े बताते हैं कि मेडिकल तरक्की की वजह से स्ट्रोक से होने वाली मौतें कम हुई हैं। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रोक के मामले कम हो गए हैं। हम लोगों को बचा तो पा रहे हैं, पर वे अक्सर लंबे समय तक के विकलांगता के साथ जीते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को वे नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। तो फिर दिमाग में ये संरचनात्मक बदलाव लाने का तरीका क्या है? कोई दवा है इसकी? काश होती, लेकिन डॉक्टर बॉयड साफ कहती हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है। दिमाग में बदलाव लाने का सबसे शक्तिशाली जरिया सिर्फ एक है, हमारा व्यवहार। व्यवहार मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास और मेहनत। आपको वो काम करना ही होगा जिसे आप सीखना चाहते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है उनके रिसर्च में। वो क्या है? उनके शोध में ये पाया गया है कि अभ्यास के दौरान जितनी ज्यादा मुश्किल या संघर्ष होता है, दिमाग में उतना ही बड़ा और मजबूत संरचनात्मक बदलाव होता है। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब जब हम कोई नई चीज सीखते हुए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या बार बार गलती करते हैं तो हमें लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वही फ्रस्ट्रेशन, वही संघर्ष दिमाग के लिए सबसे अच्छी कसरत है। दैट्स द मोमेंट द ब्रेन इज एक्चुअली चेंजिंग। प्रिसाइसली, बिल्कुल। वो संघर्ष का पल ही है जब आपका दिमाग नए रास्ते बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। आसानी से जो चीज आ जाए वो दिमाग पर ज्यादा गहरा असर नहीं छोड़ती, मुश्किल ही दिमाग को मजबूत बनाती है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक दो-धारी तलवार है। दो-धारी तलवार, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये अच्छे के लिए भी काम करती है और बुरे के लिए भी। कोई नया हुनर सीखना एक सकारात्मक प्लास्टिसिटी है, लेकिन नशे की लत लगना भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही नतीजा है। अच्छा। दिमाग बार बार ड्रग्स लेने के पैटर्न को सीख लेता है और उसकी वायरिंग वैसी ही हो जाती है। या जैसे कुछ लोगों को चोट लगने के बाद सालों तक दर्द महसूस होता रहता है, जबकि चोट ठीक हो चुकी होती है। ये भी दिमाग के दर्द के रास्ते का मजबूत हो जाना है। हमारा दिमाग हर उस काम से आकार लेता है जो हम करते हैं और हर उस काम से भी जो हम नहीं करते। तो मेहनत और मुश्किल दिमाग के लिए अच्छी है, पर एक आम धारणा है कि किसी भी हुनर में महारत हासिल करने के लिए 10,000 घंटे का अभ्यास लगता है। अब माल्कम ग्लैडवेल ने इसे मशहूर किया था। क्या डॉक्टर बॉयड इसे पूरी तरह खारिज करती हैं या उनका कहना है कि ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है? वो कहती हैं कि ये एक बहुत बड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। कुछ लोगों को शायद 10,000 घंटे से भी ज्यादा लगे और कुछ को बहुत कम। और यहीं से हम उनकी रिसर्च के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। सीखने का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। मतलब हर किसी के सीखने का तरीका अलग है, ये तो हम सब जानते हैं। इसमें नया क्या है? नया ये है कि अब हमारे पास इसे साइंटिफिकली समझने और इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर बॉयड इसकी तुलना पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से करती हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन? हाँ, जैसे आजकल कैंसर के इलाज में डॉक्टर मरीज के जेनेटिक्स को देखकर ये तय करते हैं कि कौन सी कीमोथेरेपी सबसे ज्यादा असर करेगी। हर किसी को एक ही दवा नहीं दी जाती। अच्छा, तो यही तरीका सीखने और स्ट्रोक की रिकवरी पर भी लागू हो सकता है? बिल्कुल। डॉक्टर बॉयड का लैब यही करता है। वो ब्रेन स्कैनिंग की मदद से मरीज के दिमाग की कुछ खास विशेषताओं को पहचानते हैं, जिन्हें बायोमार्कर कहते हैं, और इसकी मदद से ये अनुमान लगाया जाता है कि इस खास मरीज के लिए कौन सी थेरेपी सबसे असरदार होगी। ये बायोमार्कर क्या होते हैं आसान भाषा में? बायोमार्कर दिमाग का एक तरह का सिग्नेचर या निशान है। जैसे एक डॉक्टर ब्लड प्रेशर मापकर दिल की सेहत का अंदाजा लगाता है, वैसे ही न्यूरोसाइंटिस्ट ब्रेन स्कैन में किसी हिस्से की एक्टिविटी या कनेक्शन की मजबूती देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सीखने का कौन सा तरीका इस दिमाग के लिए सबसे अच्छा काम करेगा। ये दिमाग का एक नापने लायक संकेत है। तो ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग का आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये असलियत में मुमकिन है? जैसे एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, क्या एक टीचर हर बच्चे के लिए अलग तरीका अपना सकता है? ये आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है, और यही वजह है कि कुछ बच्चे मौजूदा सिस्टम में बहुत अच्छा करते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं, जबकि वो कम इंटेलिजेंट नहीं होते, बस उनके दिमाग के सीखने का तरीका अलग होता है। सही बात है। लेकिन टेक्नोलॉजी इसमें मदद कर सकती है।
AI पावर्ड लर्निंग ऐप्स बच्चों के सीखने के पैटर्न को समझकर उन्हें उनके हिसाब से एक्सरसाइज दे सकते हैं। ये भविष्य की शिक्षा का मॉडल हो सकता है, जहां कंटेंट नहीं बल्कि सीखने का तरीका पर्सनलाइज्ड हो। मतलब जो चीज़ वैज्ञानिकों को पहले सबसे ज़्यादा परेशान करती थी, डेटा में भिन्नता या वेरिएबिलिटी, अब वही सबसे ज़रूरी जानकारी बन गई है। एग्जैक्टली ये न्यूरोसाइंस में एक बहुत बड़ा बदलाव है। दशकों तक वैज्ञानिक स्टडी में औसत निकालने के लिए व्यक्तिगत अंतरों को नॉइज या एरर मानकर हटा देते थे, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि वो नॉइज ही असली खजाना है। हर दिमाग की अनोखी बनावट को समझना ही अगली बड़ी क्रांति है। तो इसीलिए कुछ लोग लैंग्वेज पर्सन होते हैं और कुछ मैथ्स पर्सन। उनके दिमाग की वायरिंग ही अलग होती है। बिल्कुल, हर दिमाग की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। देखिए, मैं लेक्चर सुनकर बहुत आसानी से चीजें याद रख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई मैनुअल पढ़कर आइकिया का फर्नीचर जोड़ने को कहे तो मुझसे नहीं होता। मेरे दिमाग की वायरिंग ऑडिटरी लर्निंग के लिए बेहतर है, विजुअल स्पेशल के लिए नहीं। यही व्यक्तिगत अंतर है जिसे समझना और उसका सम्मान करना जरूरी है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। ये बदलाव 3 स्तरों पर होते हैं: रासायनिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक। और इन बदलावों को लाने की चाबी हमारे अपने हाथ में है। हमारा व्यवहार और हमारी मेहनत, खासकर मुश्किलों से जूझने की हमारी क्षमता। और सबसे बड़ी बात, सीखने का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है। हर दिमाग का अपना रास्ता होता है। डॉक्टर बॉयड अपने बात एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करती हैं। वो कहती हैं कि जब ये चर्चा शुरू हुई थी तब आपका दिमाग जैसा था अब वैसा नहीं है, वो बदल चुका है। अरे वाह! जी, आप जो कुछ भी करते हैं, जिसका भी सामना करते हैं और जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो आपके दिमाग को बदल रहा है। और ये बदलाव बेहतर के लिए भी हो सकता है और बदतर के लिए भी। ये ताकत आपके हाथ में है। तो अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सीखने की सबसे अच्छी रणनीति सिर्फ अलग-अलग लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के लिए अलग-अलग कामों के लिए भी अलग हो सकती है। तो सवाल यह है कि कोई जो सीखना चाहता है, उसके लिए दिमाग को किस तरह की मानसिक कसरत की जरूरत है? क्या उसे बार-बार दोहराने की जरूरत है या उसे मुश्किल सवालों से जूझने की जरूरत है? अपनी पसंद का दिमाग बनाने की शुरुआत आज से कैसे की जा सकती है?